and welcome. आज का जो विषय है वो कभी आउटडेटेड नहीं होता है। प्रेम के ऊपर जितना भी बोला जाए उतना कम है, और फिर भी ये शब्द एक मिस्ट्री बन के रहता है। कितना भी इसके बारे में जानो उतना कम है। स्पेशली एक इंसान के लिए ये शब्द काफ़ी कंफ्यूजिंग भी रहता है और महत्वपूर्ण भी रहता है। कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान है। कबीर कहता है 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जो ना प्यार के या प्रेम के कितने सारे रूप हमारे सामने लेके आते हैं। हर एक को इसकी ज़रूरत रहती है, लेकिन ये किसी किसी को ही मिल पाता है या इसका आनंद किसी किसी को ही नसीब होता है। तो ये क्या चक्कर है? और बहुत सारे सवाल गुरुजी को इस विषय में पूछे जाते, क्या ये भी कार्मिक है? कितना प्रेम किसके हिस्से में आए और किस तरह का प्रेम उनको प्राप्त हो या नहीं हो, क्या ये भी कार्मिक है? तो इस विषय में कितने सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक चाह भी रहती है कि हमें कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले जो कि लाइक ना हमेशा हमेशा हमसे प्यार करता रहे। तो ये सब ख्वाहिशें, ये सब कल्पनाएं और वास्तव, इन सब का जो कॉम्बिनेशन हमें जीवन में देखने को मिलता है वो हर एक के लिए बहुत अलग अलग अनूठा रहता है। उनका अपना एक अनुभव रहता है। तो आज का जो ये विषय है व्हाट्स लव, प्रेम क्या है, उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक एनलाइटेंड पर्सपेक्टिव क्या होता है। इस विषय पे वही भाष्य कर सकता है जिसने प्रेम को जाना है, समझा है, महसूस किया है पूरी तरह से, आधा अधूरा नहीं, सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में नहीं, लेकिन हर रिलेशनशिप का प्रेम जिसने महसूस किया है, उस व्यक्ति से इस विषय में जानना और जानकारी लेना शायद हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल दे। तो जैसे मैंने कहा, इस विषय में कितना भी बोले, कितना भी चर्चा करें, वो हमेशा कम रहेगा। और ऐसे टॉपिक को बार बार सुनना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके थोड़ा थोड़ा अंदर जाता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आज हमारा ये डिस्कोर्स हो गया और हमें सब समझ में आ गया और बस इसके बाद से सब परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। प्रेम करना सीखना या फिर प्रेम को बढ़ाना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे कभी नहीं होता है कि हाँ बस इतना हो गया, अब काफ़ी हो गया। स्पेशली प्रेम के विषय में तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कौन सी एक लिमिट है कि जहाँ पे जाके हम कह सके ये काफ़ी है। तो यह इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे गुरुजी शुरुआत ही ऐसे करते हैं, जस्ट अ सेकेंड हैंड इमोशन, हु नीड्स अ हार्ट व्हेन अ हार्ट कैन बी ब्रोकन, व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। और जो 80s 90s के बच्चे, हम लोग ये सॉन्ग टीना टर्नर का सुन के बड़ा हुए हैं और इसको कहते हैं ना गा गा के हम लोग ना एंजॉय किए हैं। इसी का हिंदी वर्जन अगर आप मुझे पूछे इस सॉन्ग का, पहले मैं इसका अर्थ बताती हूँ। इट्स जस्ट अ सेकेंड हैंड इमोशन। सेकेंड हैंड यानी हमेशा प्यार पहला हो या बिल्कुल कहते हैं ना ये हमेशा बदलता रहता है। आज इस पे है, कल उस पे है। और हु नीड्स अ हार्ट व्हेन अ हार्ट कैन बी ब्रोकन, यानी क्यों चाहिए ये प्रेम, क्यों चाहिए ये दिल, जबकि ये टूटने ही वाला है। तो इसी का मुझे हिंदी एक गाना बड़ा ही याद आ रहा है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्दे दिल लिया करते हैं। तो उस गाने में प्यार की जो हालत है, जो इंसान के प्यार की जो हालत है, वो बखूबी बयां की है। और कहीं ना कहीं मुझे उसके शब्द याद आने लगे थे जैसे मैं ये पढ़ रही थी चैप्टर, कि क्या क्यों प्यार करते हैं लोग, और अच्छा खासा जो जीवन चल रहा है, शांति है, उसको दर्द में बदल देते हैं, उसको तकलीफ में बदल देते हैं। कितना अजीब
नहीं लगता है ये, जिस प्रेम को लेके हम इतने एक्साइटेड है, उल्लासित है, और जिसको पाने की चाह में हम कुछ भी कर सकते हैं, वही प्रेम हमारे दर्द का, हमारे परेशानियों का, हमारे ना अशांति का कारण बन जाता है। तो ये ऐसा क्यों है? और हर एक को उस प्यार की तलब रहती है, उस प्यार की तलाश रहती है जो उन्हें बिल्कुल कहते हैं ना तृप्त कर दे या फुलफिल कर दे, या फिर हमेशा वो इमोशन बना रहे, ये हमारे जी जान की कोशिश लगी रहती है। तो देखते हैं गुरुजी आगे क्या बोलते हैं। और वो गाना सुनना ना भूलना, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। ओके, so this was sung by Tina Turner. It was her chartbuster number. What's love got to do with it? इसमें प्यार का क्या काम है? यहाँ पे तो सिर्फ दिल ही टूटते हैं। लव हैज नेवर फेल्ड टू फैसिनेट मी। अगर गुरुजी ये बोल रहे हैं तो हम लोगों की क्या कथा कि प्रेम उनको हमेशा अचंभित करता रहता है। इट्स ऑलवेज फैसिनेट्स। दैट्स बिकॉज देर आर सो मेनी कलर्स ऑफ लव एंड सो मेनी ह्यूज विद इन ईच कलर। क्योंकि प्यार के इतने रंग है और उन रंगों में भी उसकी जो शेड्स है वो और अलग अलग होते हैं। तो एक ऐसा डिस्क्रिप्शन देना कि ओके यही प्यार है, तो वो बिल्कुल भी कहते न्याय नहीं करेगा जो कंसेप्ट प्यार के पीछे है उसको। आई ऑफन वंडर वॉट रियली मेक्स दिस वर्ल्ड गो राउंड, मनी, सेक्स और लव, बिकॉज इट्स सर्टेनली नॉट गॉड। तो ये तो सच में एक बड़ा मजाक है कि इस दुनिया को क्या चलाता है, पैसा, शारीरिक संबंध या फिर प्यार, क्या चलाता है? क्योंकि भगवान के पीछे तो कोई भागता नहीं है, इन सभी चीज़ों के पीछे हम लोग भागते हैं। तो दुनिया इसी के पीछे घूमती रहती है। नाउ सीरियसली, आई डोंट हैव एनी न्यू theories on love, and besides billions of words have been already written on this topic in songs, in तो गुरुजी बोलते कि मेरे पास कोई नई थ्योरी नहीं है प्रेम के विषय में, क्योंकि इस विषय में इतना कुछ लिखा गया है, बोला गया है, कहा गया है, कविताओं के रूप में, कहानियों के रूप में, गानों के रूप में बहुत कुछ एक्सप्रेस किया जा चुका है ऑलरेडी। आई एम मेयरली मेकिंग सम ऑब्जर्वेशंस विच में हैव रेलेवेंस इन योर लाइफ। तो गुरुजी का जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है मनुष्य प्राणी का प्रेम, यानी हम किस तरह से इस शब्द को जानते हैं, पहचानते हैं, इस शब्द को अनुभव करते हैं या फिर हमारे व्यवहार में लाते हैं, तो उनकी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो वहाँ यहाँ पे उन्होंने हमारे सामने रखी है, ताकि हम उससे कुछ सीखें, ताकि हमें इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाजा है कि ये प्रेम का क्या चक्कर है और ये हमें कैसे चक्कर में डाल देता है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। The funny thing about love is that is indirectly the root cause of all the emotional pain a person goes through in life. जैसे मैंने कहा, प्रेम की चाह कहीं ना कहीं हमें खुशी का एहसास देती है। ऐसे लगता है प्रेम मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, एक वक्त पैसे नहीं हो तो भी प्रेम मिल जाए तो भी मैं खुश रहूंगी। और इसी प्रेम को मिलने के बाद जैसे सिलसिला शुरू हो जाता है दुख, तकलीफ, तनाव का। तो ये क्या चक्कर है, ये गुरुजी देख रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल जानना जरूरी है कि उस प्रेम की तलाश में ऐसे लगता है कि जैसे हम मृग तृष्णा में फंस जाते हैं। वो प्रेम मिलता तो नहीं है जिसकी चाह है, लेकिन उल्टा बहुत कुछ दुख हमारे पल्ले पड़ जाता है। येट वी नेवर से आई एम नेवर गोइंग टू लव अगेन। इतने तकलीफ से गुजर के भी थोड़े समय के बाद हम वापस प्रेम की तलाश करने लगते हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं हर एक को प्यार की ज़रूरत हमेशा रहती है। इवन इफ वी डू फील दैट वे, like I don't want love momentarily in our heart out of pain, we almost always land up loving again and again and again. तो भले ही धोखा खाने के बाद, दुख मिलने के बाद कुछ समय के लिए हमारी ये धारणा बन जाए कि नहीं अब मैं प्रेम नहीं करूँगा, लेकिन
फिर भी हम प्रेम कर बैठते हैं, बार बार कर बैठते हैं। कितना भी दुख मिले फिर भी वो होप, वो एक आशा बनी रहती कि शायद नेक्स्ट टाइम मुझे मेरा प्यार मिले। तो ये जो होप कंटिन्यू रहती है हमारे जीवन में, उसके भी कई कारण हैं। Arguably, the maximum joy and pain of love is in the relationship of a partner or a mate. यहाँ पे प्यार के बहुत सारे प्रकार उपलब्ध है, जैसे माँ का अपने बच्चों से प्यार, या माता पिता का अपने बच्चों से और बच्चों का माता पिता से, दो मित्रों का आपस में प्यार, या फिर दोस्त नेबर से, या ना कजिन से। तो प्यार के अनेक रूप यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार की आशा किस रिश्ते में रहती है, तो वो है पार्टनर, यानी हमारा जीवन साथी। उससे सबसे ज्यादा हमें प्यार की अपेक्षा रहती है, या फिर ये समझिए कि वहीं से सबसे ज्यादा प्यार या सबसे ज्यादा दुख हमारे जीवन में आता है। This is simply because the emotions associated with this relationship are largely driven by hormones and chemicals. ये जो जीवन साथी से जो हमारा रिश्ता है वो बहुत अलग तरह का होता है। उसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स या केमिकल या केमिस्ट्री भी काम करती है, और इमोशंस यानी भावनाओं का भी बहुत ज़्यादा पगड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। और इसके कारण इस रिश्ते से सबसे ज़्यादा डिमांड रहती, सबसे ज़्यादा अपेक्षा रहती है, और सबसे ज़्यादा दुख भी यहीं से आता है। ऑल्सो अवर एक्सपेक्टेशंस हियर आर एट देयर मैक्सिमम। जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते से हमारी जो अपेक्षा है वो सबसे ज़्यादा रहती है, और इसके कारण भी प्रेम में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियरली लव फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। तो अब जीवन साथी की बात चल रही है, या फिर किसी से भी समझो, लेकिन इस रिश्ते से दो तरह का ना प्रेम हम महसूस करते हैं। दो कैटेगरीज में हम ये प्रेम डिवाइड कर सकते हैं। द वन वी हैव फॉर अ मेट और अ पार्टनर विच वी टर्म एज बीइंग इन लव। तो यहाँ पे जीवन साथी के प्रेम में हम डूबे हुए हैं, उसके प्रति लाइक ना हमारा प्रेम जैसे ना वी आर इन लव स्टेट, यानी हम प्यार में डूबे हुए हैं। एंड द अदर इज जनरल इमोशन ऑफ लव, वी फील फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एट लार्ज। तो प्यार के दो कैटेगरीज क्लियर कट होते हैं। एक जहाँ पे हम बिल्कुल जैसे ना हेड ओवर हील्स, या फिर हम बिल्कुल प्यार में पागल, या फिर प्यार में दीवाने, या फिर प्यार में बिल्कुल डूबे हुए, तो वो एक रहता है एक किसी खास व्यक्ति के साथ। और बाकी सारा संसार, वहां पे जो प्रेम रहता है वो बहुत जनरल कैटेगरी का रहता है, वो इस स्पेशल कैटेगरी में नहीं रहता। वो हर एक के साथ फिर थोड़ा बहुत सिमिलर लेवल पे ही हमारा प्यार बना रहता है। एज मेनी ऑफ यू may have experienced falling in love is that magical, heady, euphoric feeling of being on the top of the world and only two people exist in this perfect world. यहाँ पे शायद कई लोगों ने, बहुत लोगों ने ये फेज को कभी न कभी जीवन में अनुभव किया होगा कि जब वो दीवानगी है जो सर चढ़ के बोलती है, तो ऐसे लगता है कि ना पूरी दुनिया में बस वो दो ही प्रेमी जन हैं, और बाकी किसी चीज के कोई मायने नहीं है। और वो पागलपन, वो खुमारी, वो ना नशा, ये सब जो रहता है, वो हेडी फीलिंग, नशे वाला फीलिंग, वो नए नए प्यार का या पहले पहले प्यार का आप कह सकते हैं, वो कभी ना कभी किसी ने महसूस तो जरूर किया होगा। Sadly, the average life expectancy of this euphoria is few hours to about 9 months. सत्य यही है कि ये जो नशे वाला दीवाना पागल प्रेम, ये हमेशा के लिए नहीं रह पाता। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कुछ घंटों से ज्यादा गुरुजी बोल रहे 9 महीने तक चलता है ये। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। लेकिन ये हेड ओवर हिल, ये पागलपन जैसा प्यार, ये जैसे ना
सिर्फ वो कार्टून में कैसे आंखों में हार्ट हार्ट दिखते हैं दोनों आंखों में, या फिर बहुत सारे हार्ट निकलते रहते हैं, वो वाली स्टेज। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलती है, सिर्फ कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक इसका इफेक्ट रहता है। In extremely rare cases, it has been noticed to survive for 36 months but never beyond that. अगर गुरुजी ये कह रहे तो ये सत्य है, भले ही हम इसको समझना नहीं चाहते या मानना नहीं चाहते, लेकिन ये बिल्कुल सत्य। ये वाली स्टेज, पागलपन वाली स्टेज ज्यादा दिन नहीं चलती। कितना भी वो दोनों जो लोग हैं कितना भी प्रेम में हो, धीरे धीरे वो खुमारी, वो नशा घटता जाता है। बहुत ही ज्यादा प्यार हो तो 36 महीने यानी 3 साल मैक्सिमम उसकी उम्र है, उसके बाद एक्सपायरी डेट आ जाती है, उसके बाद फिसलना या नीचे जाना शुरू हो जाता है। थिंक आई एम जोकिंग, गुरुजी पूछ रहे आपको लगता होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन साइंस सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन। तो ये कोई गुरुजी का अनुमान नहीं है, इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। दिस मैडली इन लव फीलिंग इज ड्यू टू अ केमिकल रिलीज बाय ब्रेन। तो ये जो हम पागलपन वाला नशे वाला प्यार जो होता है, वो एक रसायन के उत्पत्ति से हमें फील होता है। हमारे ब्रेन में एक तरह का केमिकल रिलीज होता है, जिसके कारण ये यूफोरिया, ये नशा, ये पागलपन, ये सब हमें महसूस होता है। द ब्रेन progressively releases lesser dose of this chemical till after some time it shuts off completely. तो ब्रेन इसका जो बनना है, इसका जो प्रोडक्शन है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक क्षण आता है जब ये केमिकल पूरी तरह से बनना बंद हो जाता है। तो ये बिल्कुल तथ्य है, ये वैज्ञानिक सत्य है कि इस तरह का जो नशा, इस तरह की खुमारी जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं बनी रहती। द ब्रेन कैन रिज्यूम दिस मार्वलस मिस्chievous फंक्शन, बट दैट्स व्हेन यू फॉल इन लव अगेन विथ अनदर ह्यूमन बीइंग। हियर इज द कैच। यहाँ पे ये एक गुत्थी है कि वैसा वाला प्यार हम एक व्यक्ति से सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। अगर वो निकल गया, वो छूट गया, तो वो पागलपन वाला प्यार उसी व्यक्ति से दोबारा जन्म नहीं लेता है। फिर दूसरे व्यक्ति से ही इस तरह का प्यार हो सकता है। ये रही प्यार की कथा। इसीलिए तो टीना टर्नर ने कहा है कि इट्स अ सेकंड हैंड इमोशन, हु नीड्स अ हार्ट व्हेन हार्ट कैन बी ब्रोकन। क्योंकि वो वाला प्यार दोबारा उस व्यक्ति से कभी जन्म नहीं लेगा, वो दूसरे व्यक्ति से ही वो वापस हेडी फीलिंग आ सकता है। ये क्या अजीब चक्कर हमारे ब्रेन में लगाया है भगवान ने, ये पता नहीं किस तरह से काम करता है। दैट्स व्हेन यू फॉल इन लव अगेन विथ अनदर ह्यूमन बीइंग। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू 2 important conclusions. Firstly, all you die-hard romantics whose partners have professed eternal love should know that in the language of love 36 months is an eternity. तो गुरुजी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे 2 कंक्लूजन से, मेरे ना 2 जैसे तथ्य उन्होंने निकाले हैं। पहले तो उन सभी रोमांटिक लोगों के लिए ये गुरुजी का कहना है कि जिनके पार्टनर्स ने, जिनके जीवन साथी ने ये बिल्कुल एक ना मन से कबूल किया है कि वो जिंदगी भर, वो हमेशा के लिए इस तरह से प्यार करते रहेंगे, या फिर ना कहते हैं ना जन्म जन्म तक ये रिश्ता निभाते रहेंगे। तो गुरुजी बोलते ये जन्म जन्म का या फिर ये हमेशा वाला प्यार सिर्फ 3 साल तक ही रहता है या रह सकता है। दैट इन लव फीलिंग, दैट मैड इन लव फीलिंग, वो केमिकल बेस्ड होने के कारण, वो रसायन निर्मित होने के कारण उसकी शेल्फ लाइफ होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, और ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है। सो यू कैन नेवर फॉल इन लव विद द सेम इंडिविजुअल ट्वाइस। इसका अर्थ ये है कि आप एक ही व्यक्ति से दोबारा प्यार में नहीं पड़ सकते। नाउ दैट्स नोबडीज फॉल्ट। अब इसमें किसी का दोष नहीं है, जस्ट मेसी
ब्रेन केमिस्ट्री। आप यहाँ पे किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, आप दोष दे सकते हैं तो अपने ब्रेन में जो ये रसायन निर्मिति का कहते हैं ना, ये जो फैक्ट्री है, आप उसको दोष दे सकते हैं कि ये किस तरह से बनाया है भगवान ने कि एक व्यक्ति से एक ही बार प्रेम हो सकता है, यानी मैड वाला प्रेम। उसके बाद हम उससे लगाव रख सकते हैं, वो हमें अच्छा लग सकता है, उससे यूनिवर्सल यानी जनरल प्यार भी हो सकता है, लेकिन वो रोमांटिक वाला जो लव है, जो पागलपन जैसे सवार हो जाता है, जैसे हर तरफ सिर्फ वही व्यक्ति दिखाई देता है या सिर्फ बार बार उसकी ही याद आती है, हर चीज को देख के सिर्फ उसी व्यक्ति की हमें याद आए, वो वाला प्यार वो ज्यादा नहीं टिकता है और यहीं पे जाके सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। However, before you start feeling insecure, आपको डरने की जरूरत नहीं है। Let me assure you that you do not cease to love your partner after the first flush of love. तो यहाँ पे गुरुजी ये बोल रहे डरने की बात नहीं, आप प्रेम करना बंद नहीं करते, बस वो पागलपन वाला प्रेम वो जैसे शांत हो जाता है और यू कंटिन्यू टू लाइक दैट पर्सन, आपको बिल्कुल वो व्यक्ति अच्छा लगता है, उससे लगाव भी है, वो उसकी कंपनी भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन जो पागलपन है वो एक जगह जाके वो खत्म होता ही होता है। यू कैन कंटिन्यू टू इमेंसली लव द पर्सन यू फेल इन लव विद। तो हम उस व्यक्ति से जिसके प्यार में हम पड़े हैं उससे हम प्रेम करते रहते हैं, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा थोड़ा अभी कम होना शुरू हो जाता है। द डिफरेंस इज दैट वंस द केमिकल टैप ड्राइज अप योर यूफोरिया विच वॉज ऑन ऑटो पायलट नाउ चेंजेस टू मैनुअल हैंडलिंग ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये गुरुजी का सेंटेंस बहुत ध्यान से आप सुनिए और बहुत ध्यान से इसको जो मैं समझा रही हूँ वो एक्सप्लेनेशन भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि ये जब शुरुआती जो रिएक्शन होती है दो लोगों में वो केमिकल बेस्ड होती है और तब ये ऑटो पायलट पे होता है, नहीं हम कुछ नहीं करते, बस दिमाग में ये गड़बड़ी हो जाती है, केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं और वो पागलपन पे हम सवार हो जाते हैं और बिल्कुल कहते हैं ना प्यार में दीवाने हो जाते हैं। जैसे इस केमिकल का सीक्रेशन बनना कम हो जाता है, उसके बाद ऑटो पायलट मोड से अब ये मैनुअल मोड पे आ जाता है, यानी अब ये अपने आप से कुछ नहीं होगा, अब आपका सहभाग, अब ये विमान चलाना अब आपके हाथ में। पहले फ्लाइट तो उसने अपने आप से ले ली इमोशंस के जोर पे, इस रिलेशनशिप को एक हवा तो मिल गई, तो ये विमान आपके रिश्ते का इसने टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन टेक ऑफ करने के बाद आप उसको ऑटो पायलट पे छोड़ने की गलती अगर कर गए तो जितनी जल्दी वो टेक ऑफ हुआ है उतनी जल्दी वो नोज डाइव होके खत्म हो जाएगा। और आजकल की पीढ़ी का यही प्रॉब्लम हो गया है और ये ट्रैप है गुरुजी बोलते हैं, क्योंकि अब दूसरी बार वो पागलपने ने जो हेडीनेस है, जो नशा है, वो दूसरी बार सिर्फ दूसरे व्यक्ति से ही मिलेगा। तो कभी कभी मल्टीपल पार्टनर्स बनाते जाते हैं ये लोग और उनको ये समझ में नहीं आता है हर एक व्यक्ति के साथ ये पागलपन, ये नशा कुछ ही दिन रहने वाला है, उसके बाद हमारे अंदर की मैच्योरिटी, हमारे अंदर का ठहराव, हमारे अंदर का बैलेंस और मैनुअल कंट्रोलिंग ऑफ द रिलेशनशिप, अब अपने आप से उसका चार्ज लेके हम उस विमान को कैसे चलाते हैं, उस रिश्ते के विमान को कैसे चलाते हैं, वो हमारे हाथ में है। केमिकल्स ने अपना काम कर दिया दोनों को जोड़ने का, दोनों को साथ में लाने का, दोनों को वो झलक दिखाने का कि आप एक साथ इतने खुश हैं, लेकिन अगर ये गलती कर गए कि ये ऐसा ही हमेशा रहेगा और इस चाह में अगर वो वैसा नहीं रहता है कुछ महीने के बाद, तो आजकल की पीढ़ी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उनको लगता है कि अब मैं प्यार में नहीं हूं और दूसरा अट्रैक्शन तो रहता ही है जहां पे वो नशा वापस फील होने लगता है, तो ये महसूस होता है कि शायद अब मैं इससे प्यार नहीं करता, उससे प्यार करता हूं। लेकिन ये एक धोखा है, क्योंकि वो प्यार भी कुछ दिनों में ड्राई अप होगा, क्योंकि जो केमिकल्स है वो हमेशा के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपको उस रिलेशनशिप को
संजोना है, उसको नर्चर करना है, उसकी देखभाल करनी है, उसको उसी लेवल पे मेंटेन करना है जो ऑटोमेटिक मोड ने आपको एक जगह पे लाके खड़ा किया है, एक जगह पे लाके रखा है। वहां से आपके हाथ में आपको कंट्रोल लेके उस रिलेशनशिप को चलाना है। नहीं तो रिश्ते की यही कहानी है कि बार बार दिल टूटेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वही नशा हम लोग जीवन भर ढूंढते हैं। और नशा ऐसा ही रहता है। कौन सा नशा भगवान के नशे के अलावा हमेशा रहता है? कौन सी खुमारी हमेशा टिकी रहती है? आपने 2 पैक भी ले लिए, वो कभी ना कभी नशा उतरेगा। आपने ड्रग्स भी ले लिए, उसका भी नशा कभी ना कभी उतरेगा। आपने अच्छा खाना खाया तो वो तृप्ति भी कभी ना कभी उतरेगी, क्योंकि ये परमानेंट है ही नहीं। तो रिश्ते में जब हम परमानेंसी ढूंढते हैं प्यार की, तो उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट कितनी है? हम क्या उस रिश्ते को देके उसको फ्रेश, उसको तरोताजा, उसको एक लेवल पे मेंटेन कैसे करें? अब ये उन दोनों जीवों की जिम्मेदारी बन जाती है, और जहाँ पे जिम्मेदारी लेने का हमको सिखाया ही नहीं जाता है। हम ऑटोमेटिक में ही बिलीव करते हैं। जब वो खत्म हो जाता है तो ऐसे लगता है रिश्ता खत्म। नहीं, रिश्ता खत्म नहीं होता है। समय है कि मोड स्विच करने का है। ऑटोमेटिक से आपको मैनुअल सेटिंग पे लाना है, और मैनुअल सेटिंग कभी इजी नहीं होता है। पहले फ्लाइट्स जो थे वो ऑटोमेटिक नहीं चलते थे, पूरा कंट्रोल हमेशा पायलट के पास रहता था, जैसे पुराने रिश्ते। इसीलिए पुराने रिश्ते चल जाते थे, क्योंकि दोनों ही जो पायलट रहते थे वो उनको एक दूसरे को सपोर्ट करने के अलावा और उस मशीन को, उस रिलेशनशिप को चलाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। अब ऑटो पायलट मोड है, उस पर फ्लाइट तो ले ली, उसके बाद मेंटेनेंस जब आता है, उस फ्लाइट को बरकरार रखना, उसको अच्छे से चलाना और उसका मजा लेना, तब पार्टनर्स एक दूसरे की तरफ देख के एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे तो हर रिलेशनशिप में वो प्यार बना रहेगा। फिर दूसरे बार बार दूसरे लोगों के साथ प्यार करके वो नशा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आप उसी व्यक्ति से बार बार प्रेम में पढ़ने के बजाय जब पढ़े हैं तो उसको वहीं पे मेंटेन करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति से प्यार करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, या फिर प्यार करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि आप पहले व्यक्ति से इतने प्यार में खुश हैं कि आपको दूसरे व्यक्ति से कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये रिलेशनशिप की जो कहानी है, जहाँ पे हम बोलते कि इस रिश्ते में चार्म नहीं रहा, इस रिश्ते में वो बात नहीं रही, तो वहाँ पे पीछे जाके देखने की कोशिश जरूर करना कि ऑटो पायलट पे ही है या मैनुअल कंट्रोल पे ले लिया है दोनों पायलट ने। बहुत बार ये जिम्मेदारी अनफॉर्चुनेटली भारत में रिश्ते चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों को क्यों दी जाती है? वैसे भी इतने सारे वो रिश्ते निभाती है कि फिर इस रिश्ते की तरफ वो कितना ध्यान दे पाए। एक पायलट तो दूसरा वाला पायलट कहाँ है, उसका भी उतना ही रोल है, उसको भी ये फ्लाइट, ये रिश्ता उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितने कि एक पायलट को। तो ये जो साझा जिम्मेदारी है वो दोनों को निभानी है, और ये अंडरस्टैंडिंग, ये मैच्योरिटी दोनों पार्टनर्स को होना, ये बहुत जरूरी है। अगला है, तो आपको जब मैनुअल हैंडल करना है, वहां पे आप कितने तैयार है उस जिम्मेदारी को लेने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है उस रिलेशनशिप की सक्सेस। दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल नीड हेल्प, बिकॉज नाउ यू हैव टू वर्क रियली हार्ड नॉट टू लूज दैट लविंग फीलिंग, क्योंकि अब केमिकल्स का सपोर्ट नहीं है। अब आपको अपने कहते हैं ना, एक्शन से, वर्ड से उस केमिकल को बनना केमिकल का प्रोडक्शन आप कंटिन्यू रख सकते हैं। पहले कुछ ना करे भी वो प्यार उछलता है, या थोड़ा सा करे भी तो उछलता है। बाद में आपको वो देखना है कि दोनों पार्टनर्स को देखना है कि अपने एक्शंस और वर्ड्स से वो लेवल मेंटेन की जाए, और यही हम लोग रिलेशनशिप सेमिनार्स में सिखाते हैं। गुरुजी बोल रहे थे कि कभी अभी मैं पुणे में वापस आ गई तो यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी है, तो मैं रिलेशनशिप सेमिनार ज़रूर ले सकती हूँ, और आप एनरोल कर सकते हैं उसमें। और मैं देखती हूँ कि कैसे हम लोग
पुरुषों के लिए एक अलग बैच और स्त्रियों के लिए एक अलग बैच लेके मैं दोनों को ही गुरुजी का ये नॉलेज अगर मैं दे पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि बहुत दुख होता है, ये कार्मिक नहीं होता है। हमारे हैंडलिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो हम वर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है हमारे भाग्य में वो हम खींच के लाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे रिश्ते फेल हो, वो फेल इसलिए होते हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम उस रिश्ते को संजोते नहीं है, सींचते नहीं है, उसको ध्यान नहीं देते हैं। कितनी बार तो शादी होने के बाद तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता और दो पार्टनर्स दो अजनबी कब बन जाते हैं ये पता नहीं चलता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट सारे जेंट्स लोगों को है कि रिश्तों को इतना कम महत्व देना अच्छी बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि गृह लक्ष्मी को खुश रहना चाहिए। आपको लगता है कि उसको खुश रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा? जी नहीं, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, और जो करना पड़ता है वो सेमिनार में मैं सिखा सकती हूँ, ताकि आप बेस्ट एक्सपीरियंस ले आपके रिश्ते का, ना कि वर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपके भाग्य में हैं, लेकिन आपको चुनाव करना है और आपको वो एक्शंस भी लेने हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, बहुत सारा हमारे एक्शंस पे, हमारे चॉइसेस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आके रिलेशनशिप में से आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा, या फिर कितना आनंद और कितना दुख मिलेगा, वो फर्क आ जाता है। तो मैच्योर पार्टनर ऐसा कोई नहीं रहता है, हर कोई रिश्ते में सीखता ही जाता है, कोई इनबॉर्न परफेक्ट नहीं रहता एज अ पार्टनर, लेकिन वो उत्साह, वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये रिलेशनशिप को अच्छे से संभालना है, इसमें मुझे खुशियां भरनी है। अपेक्षा तो दूसरों से बहुत होती है कि सामने वाला मुझे खुश रखे, लेकिन हाँ, मैं क्या दे सकती हूँ इसका भी कहीं अगर हिसाब लगे तो मुझे लगता है बहुत सारे रिश्तों को हम एक कहते हैं ना, एक बहुत सुहाना सा, एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बना सकते हैं, और उसको बिल्कुल मुरझाया हुआ या फिर बिल्कुल ना कहते हैं मरा हुआ या गले में जैसे लटका हुआ बोझ ना समझ ना बोझ ना बनने दे, तो ये हमारे हाथ में है। और यहाँ पे हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। तो लव की जो ये थ्योरी है गुरुजी की, ये साइंटिफिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल एंगल कहाँ पे आता है, आध्यात्मिक एंगल कहाँ पे आता है, वो हमें देखना है। आध्यात्मिक एंगल यहाँ पे आता है, आध्यात्म में हम जिम्मेदारी लेते हैं, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालने से हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे आसपास के जो रिश्ते हैं वहाँ पे क्या कमियां हैं उनको महसूस कीजिए, ना कि ब्लेम एंड कंप्लेन, क्योंकि मांगे तो हमेशा रहेंगी, हम दूसरों से बहुत कुछ मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरुजी बोलते पहल आप कीजिए, देने की कोशिश आप कीजिए, शायद दूसरे को कहीं ना कहीं वो महसूस होने लगे कि उसको भी इस रिश्ते को कुछ देना है। क्योंकि दुख होता है, इतने सारे रिश्तों को निभाते तो है लोग, लेकिन एक घर में दो अजनबियों की तरह, एक घर में बस दो कैरेक्टर्स रहते हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये इसको बहुत अंश तक टाल सकते हैं, ये कार्मिक नहीं है। कर्म से एक तरह का व्यक्ति हमारे लाइफ में आता है, लेकिन उसके बाद हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे वो हमारे हाथ में है। और मेरी तो यही कोशिश रहेगी, स्पेशली जो न्यूली वेड्स है या फिर जिनकी शादियां पक्की हुई है, या फिर इसको कोई उम्र नहीं है, आपकी शादी को 50 साल भी हुए होंगे तो भी आप एक नई शुरुआत वापस कर सकते हैं। और गुरुजी की एक सलाह मैंने उनको हमेशा लोगों को देते हुए सुनी है कि अगर आपको आपके प्यार को फ्रेश रखना है, आपके प्यार को हमेशा तरोताजा रखना है, तो ये एक्सरसाइज दोनों पार्टनर को करना है। दोनों पार्टनर को, एक पार्टनर कैसे करेगा, एक पहिया आगे आगे कितना लेके जाएगा, दूसरे को भी साथ देना पड़ेगा। और ये साथ इसलिए नहीं देना है कि अब पल्ले पड़ गए तो देना है, नहीं, कहीं ना कहीं उस रिश्ते में कभी ना कभी तो प्यार रहा होगा, अगर नहीं रहा तो
डेवलप हो सकता है, लेकिन उसको वो चांस देना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी बोलते ये एक्सरसाइज हमेशा करनी है। छोटी छोटी चीज़ें रिश्ते को अच्छा रखती है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें। आप दिन भर में एक दूसरे को कितना अप्रिशिएट करते हैं, आप दिन भर में एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, आप दिन भर में एक दूसरे को कितना पर्सनल टाइम देते हैं, या आप एक दूसरे को सुनने के लिए कितना टाइम देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से एक दूसरे का महत्व अधोरेखित होता है, एक दूसरे का महत्व प्रूव होता है, और वो रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के लिए समय निकालना, इससे वो रिश्ता तरोताज़ा और बरकरार रहेगा, उसमें प्यार की कमी ना रहेगी, और जो इन लव वाला फीलिंग है वो आप एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो केमिकल ड्राई अप ही हो जाए, वो ड्राई अप होगा अगर आपने आपकी तरफ से कुछ नहीं दिया तो, क्योंकि फिर उसकी शेल्फ लाइफ है। लेकिन आपने आपकी तरफ से अगर दिया तो वो केमिकल बनना शुरू रहेगा, और आप हमेशा आपके पार्टनर के प्यार में रह सकते हैं, ना कि उससे बाहर। नहीं तो बहुत बार 2-3 साल के बाद हम प्यार से बाहर, इनफैक्ट वही गाने फिर सारे याद आने लगते हैं कि मैंने शादी क्यों की, पता नहीं मेरे क्या ना मजबूरी थी। तो ये ऐसे बोलना, या फिर मेरे भाग्य में ऐसा व्यक्ति क्यों आया, नहीं, ये सब बहाने हैं। कहीं ना कहीं दोनों की ही साइड से कुछ ना कुछ रह गया है, इसीलिए वो रिश्ता खराब हो गया है। नहीं तो भाग्य से बहुत कम लोग होते हैं जिनको भाग्य से बहुत खराब पार्टनर मिलता है। 80 to 90% लोगों को ठीक ठाक पार्टनर मिलता है जिसको आप अच्छा बना सकते हैं, और 5-10 लोगों को गुरुजी बोलते हैं जैकपॉट। यहाँ पे 3 वर्जन्स में बताती हूँ जो गुरुजी बोलते हैं। पहला जैकपॉट, जैकपॉट पार्टनर यानी बिल्कुल आप दोनों के इतने इंटरेस्ट एक जैसे हैं, दोनों को ही जीने का उत्साह है, काफ़ी सारे कॉमन पॉइंट्स है, और आध्यात्म में भी दोनों को समान रुचि है, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट है, यानी बिल्कुल भगवान का जैकपॉट लगा है। फिर इस रिश्ते को तो और अच्छे से निभाना है और अच्छे से कंट्रीब्यूट करना है, ऑटो पायलट मोड नहीं। दूसरा रिश्ता है जिसको गुरुजी बोलते हैं गुड लॉटरी लगी है, जैकपॉट नहीं लगा लेकिन अच्छी लॉटरी लगी है। इसमें सपोर्टिव पार्टनर आता है, शायद उसको आपके फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जो भी करते हैं वो मना नहीं करता, भले ही वो साइलेंट रहे या बहुत आगे आके प्रोत्साहित ना करे, लेकिन अड़ंगा नहीं डालता ना, डजंट पुट पोक इन द व्हील, आपको आपके मर्जी का करने देता है। थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन भी मिल जाता है, पहले वाले जैकपॉट जितना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रहता है, और कम से कम कोई खटास या कोई बुरा बर्ताव नहीं रहता है। ये ऐसे ही रिश्ते मैक्सिमम रहते हैं। तो काफी लोगों को लॉटरियां लगती है, लेकिन कार्मिकली बहुत खराब पार्टनर कम लोगों को मिलता है। मैं ये नहीं कहती, यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं, वो तो नसीब से आता है, जहाँ पे ना ड्रंकर्ड, अब्यूजिव, या फिर ना मैन्युपुलेटिव, या ना कहते हैं क्रिमिनल टेंडेंसीज, या ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेके वो पार्टनर आता है, और वहाँ पे थोड़ा कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन वो भी आप आध्यात्मिक दृष्टि संभाल सकते हैं एक हद तक, नहीं तो फिर आप सेपरेशन का दे सकते हैं। वो मैंने रिलेशनशिप वाले हिस्से में बता दिया कि कैसे ऐसे रिश्तों को कैसे कंप्लीट करना है, और जब आपने कंप्लीट कर दिया आपको प्यार वापस मिल सकता है, क्योंकि जो लेसन था आपने सीख लिया, तो आपके हिस्से का प्यार वापस इंतजार करेगा। तो जो लोग बहुत निराश हुए बैठते हैं कि शायद अब मेरे जीवन में प्यार नहीं है, तो ऐसी वाली बात भी नहीं है। आप ना किवाड़, आपका दरवाजा खुला रखिए, तो भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपके जीवन में भी आ सकता है। तो 3 तरह के रिश्ते बताए हैं, और एक सबसे बढ़िया टिप जो गुरुजी न्यूली वेड्स को देते ताकि उनका प्यार हमेशा फ्रेश रहे, और कुछ कुछ जोड़ियां जो गुरुजी ने बनाई हैं तदेकम में, आज भी उनका प्यार उतना ही फ्रेश है। अगर कभी आपने उनको देखा होगा तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा उनकी केमिस्ट्री, उनका एक दूसरे से व्यवहार, 10 साल के बाद भी उनका प्यार उतना ही फ्रेश है, क्योंकि उन्होंने गुरुजी का हर एक
चीज दोनों ने इम्प्लीमेंट किया, एक से रिश्ता नहीं चलता है, एक देने से बात नहीं बनती है, दोनों को ही उत्साह होना चाहिए। आखिर यही एक रिश्ता है जो काफी लंबा चलता है। माँ बाप से कितना भी आपको लगाव हो, वो ज्यादा समय तक हम उनके पास नहीं रहते, बाहर निकलना पड़ता है। बच्चे भी एक समय के बाद उनका जीवन शुरू हो जाता है। जीवन के 50, 60, 70 साल जिस रिश्ते के कारण और जिस रिश्ते में निभाना है, जिस रिश्ते में रहना है, उसी रिश्ते को आप अगर निग्लेक्ट करेंगे तो आप कितनी बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं, ये अगर हमें समझ में नहीं आया तो ये सारा लेक्चर ही खराब है। लेक्चर का कहते हैं ना उपयोग ही नहीं होगा, इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो हमेशा गुरुजी ने बोला इन्वेस्ट इन योर पार्टनर, क्योंकि वो आपका साथ देगा, क्योंकि वो आपके पीछे खड़ा रहेगा, वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। सो बिकम दैट वर्दी पार्टनर एंड नर्चर योर रिलेशनशिप। आपकी जो ये रिश्ता है बहुत खास है और इसको आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी दूसरे रिश्ते नाते से ये बढ़ के है। हमारे इंडियन कल्चर में ये प्रॉब्लम हमेशा देखा गया है कि शादी होने के बाद भी माँ बाप का पकड़ा बहुत ज्यादा रहता है और इसके कारण उस रिश्ते में काफी उलझने आती है। तो वो वाला पार्ट मैं कवर करूंगी रिलेशनशिप सेमिनार में। लेकिन आप जो भी रिलेशनशिप सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं या इनरोल होना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि ऐसा सेमिनार में लूं, तो कृपया आप मैसेज में लिखिए। कम से कम एक 35-50 लोग होंगे, तो क्योंकि ये 1.5-2 घंटे का सेमिनार रहेगा, तो उतनी इन्वेस्टमेंट में 5-6 लोगों के लिए तो नहीं कर सकती। तो अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा और आप आपके किसी भी फ्रेंड्स को भी इसमें इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि ये कोई आध्यात्मिक सेमिनार नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सेमिनार है जो आपके जीवन को संवार सकता है। इसमें अनमैरिड लोग, मैरिड लोग, मैरिड न्यूली या फिर बहुत समय से जो शादीशुदा है, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गुरुजी के ज्ञान से शायद उनकी जिंदगियां बदल जाए, शायद उनके जीवन में वापस वो खुशियां आ जाए जो अभी कम हो गई है या निकल गई है या कम हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन होता है। और आखिरी में ये सेशन खत्म करने से पहले एक टिप जो आपके कहते हैं ना रिश्ते को नया मोड़ दे सकती है या फिर वापस नवजीवन दे सकती है, वो ये है कि हर सुबह उठने के बाद एक बार, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी, एक बार अपने पार्टनर की आंखों में आंखें डाल के जेन्युइनली दिल से आपको ये बोलना है कि आप आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, आंखों में आंखें डाल के। क्योंकि आंखों से जब हम आंखों में देखते हैं तो हम सोल की तरह कनेक्ट होते हैं और ये सोल कनेक्ट बहुत पावरफुल मीडियम होता है। फोन, व्हाट्सएप, इसमें कोई दम नहीं। आप वहां पे कितने सारे हार्ट भेज दो, वो पहुंचते नहीं, वो दिल में नहीं उतरते। जब आप आई कांटेक्ट के साथ ये बात आपके पार्टनर को कहोगे तो मैजिक वाला प्यार वापस शुरू हो सकता है। वापस वो खुमारी, वो नशा, वो अपनापन या फिर वो गाढ़ापन रिश्ते में ला सकता है। और ये रोज करना है। जिस दिन आपको लगे कि मैं ये सच्चाई के साथ नहीं बोल सकता, उस दिन क्वेश्चन है कि आपने इस रिश्ते को निग्लेक्ट किया है। क्या बात हो गई है कि आप ये शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि आप आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। आप ट्राई कीजिए आंखों में आंखें डाल के बोलने के लिए और वापिस से अपने रिश्ते को संवारिए। ये रिश्ता सबसे खास है। इस रिश्ते से आगे कोई भी रिश्ते को ना रखिए। फिर चाहे कितना भी कहते हैं आपने, हमारे माँ बाप ने त्याग किया हो या अपने आप को बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हो, लेकिन आपके पति या पत्नी को निग्लेक्ट करके या उनको दूर ढकेल के किसी भी रिश्ते को सींचना बहुत मूर्खता का काम होगा। क्योंकि जिस पहिए को लेके आप ये जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी पहिए को अगर तोड़ रहे हैं तो आपकी जीवन की गाड़ी नहीं आगे बढ़ सकती। माँ बाप, उनके जीवन के वो 2 पहिए हैं, वो गाड़ी में सवार ही है, वो पहिया नहीं है। तो अपने
दूसरे वाले पहिए को नष्ट करके या उसका कहते हैं ना उसको निग्लेक्ट करके या उसको ना उसके साथ छल कपट या बुरा व्यवहार करके कोई आगे नहीं जा सकता। तो आज के सेमिनार में यही प्यार को जानने की कोशिश कीजिए कि पहले तो प्यार एक रिएक्शन रहता है, एक केमिकल रिएक्शन। किसी को देख के उसकी पर्सनालिटी, उसके स्वभाव से हम प्रेरित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें लगता है हम प्यार में पड़ गए, लेकिन वो इनिशियल रिएक्शन है आप दोनों को एक साथ लाने के लिए। जैसे ही आप उसी के भरोसे रहते हैं तो वो रिएक्शन धीरे धीरे बुझ जाएगी और फिर आपको लगेगा कि इस रिश्ते से प्यार खत्म। नहीं, प्यार खत्म नहीं होता है, लेकिन वहां से आपकी जिम्मेदारी है प्यार को बढ़ाने की। अगर ये प्यार का सत्य आपको समझ में आ गया तो हर कोई अपने जीवन में हमेशा प्यार को बरकरार रख सकता है। उसके जीवन से कभी प्यार गायब नहीं होगा। बाकी उसको कितना निखारना है वो हम सिखाएंगे सेमिनार में, ताकि हर रिश्ता पनपे, हर रिश्ता खुशहाल हो और हर रिश्ते से एक फुलफिलिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जन्म ले। तो ये पृथ्वी पे कितना सारा कहते आनंद आ सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही पार्टनर्स को मैं विनती करती हूँ कि आप इस सेमिनार का आनंद लेके अपने रिश्ते को ध्यान दीजिए और इस जीवन को खुशहाल करने के लिए अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप इसमें मैसेज पे, और ज़रूर लिखिएगा। जिनको ये सेशन करना है मैं काउंट देख के फिर मैं एक डेट डिसाइड कर सकती हूँ सैटरडे संडे को देख के, ताकि आप 2-2.5 घंटे आराम से निकाल सके। औरतों का सेमिनार थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ विषय हैं। पुरुषों का सेमिनार थोड़ा सा ना छोटा है क्योंकि सिंप्लीफाइड ना उनको समझाने में ज़्यादा कष्ट नहीं होते। उनको चैलेंज यही होता है कि इम्प्लीमेंटेशन का औरतों को ज़्यादा समझाना पड़ता है। वो हमेशा उत्साहित रहती है अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन पुरुषों को थोड़ा वहाँ पे मोटिवेशन लगता है। तो आपके हाँ का मुझे इंतज़ार रहेगा और गुरुजी का ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अगले दिन उठ के अपने पार्टनर की आंखों में आंखें डाल के आपको क्या बोलना है? आई लव यू। और आपके कारण मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल है। बाकी का आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते, लेकिन आई लव यू ये बोलना बहुत ज़रूरी है। पार्टनर डिजर्व्स टू हियर दिस। ओके, आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत